तो आइए शुरू करते हैं भारत का संविधान चैप्टर। और भारत के संविधान चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी और उसका भारत आने का उद्देश्य क्या क्या था। आइए तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से होने वाली है और उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बेसिक से भारत का संविधान समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी अपने व्यापार के लिए, और इस व्यापार करने की शक्ति जो थी उन्हें रानी एलिजाबेथ से मिली थी, जो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। इसके पीछे एक रीज़न और है। ये जो व्यापार की शक्ति थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, और उन्होंने रानी से एक चार्टर साइन करवाया था। उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि भारत में व्यापार करने का उनके पास एकाधिकार हो। एकाधिकार का मतलब समझ रहे हो आप लोग। एकाधिकार से मतलब है कि भारत में केवल वही व्यापार कर सकते हैं, उनके बाद और किसी कंपनी को ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वो भारत जाए और वहाँ पे व्यापार करें। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यापार करने की शक्ति मिल गई तो वो भारत आए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आने के बाद तो उनके पास केवल व्यापारिक शक्तियाँ थी, पर धीरे धीरे ये राजनीतिक भी होते गई। राजनीति कैसे हुई आइए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सन 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। दीवानी से मतलब है यहाँ पे राजस्व वसूलने की शक्ति। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये क्लास बिल्कुल बेसिक से होगी। जिन बच्चों का जीरो नॉलेज है इसके लेकर के, संविधान को लेकर के, वो इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आप एक नोट्स बनाते जाइएगा, आपका ये बहुत हेल्प करेगा ये क्लास, मेरी क्लास। इसके बाद उन्हें दीवानी शक्तियाँ मिल गई, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। कहते हैं कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान ज़्यादा होने लगा, जबकि उन्हें फ़ायदा होना चाहिए था इलाहाबाद की संधि के द्वारा, क्योंकि अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे थे इन तीनों प्रांतों से। वो कौन कौन से प्रांत थे आइए एक बार मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा दूं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके द्वारा उनके पास भर भर के पैसे आ रहे थे, और जब भर भर के पैसे आ रहे थे तो भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही थी, और भ्रष्टाचारी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के पास अर्जी लगाई कि कंपनी में भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या किया जाए। तो ब्रिटिश क्राउन ने उनके लिए एक एक्ट पारित किया, बोला कि इस एक्ट के द्वारा वो कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे और उसके अधिकारियों पे, और वो एक्ट था 1773 का एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास होने वाली है उसी रेगुलेटिंग एक्ट पर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, चलिए शुरू करते हैं का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले इसकी विशेषताएं जान जाते हैं। विशेषताएं पर ध्यान देते हैं। इसके द्वारा
जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, और जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बोला गया। और ये है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, ये हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसकी एक विशेषता ये होगी कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दूसरी थी इनकी कि ब्रिटिश क्राउन कंपनी के शासन और संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के शासन और संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसे समझिएगा। इसका मतलब ये था कि अब बम्बई और मद्रास से शक्तियाँ छीननी शुरू हुई, और ये सारी शक्तियाँ किसे दी गई? तो बंगाल के गवर्नर को। ये सारी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर को मिलती गई। तो एक तरह से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं? आइए दूसरे पेज देखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, तथा इस एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा ये बोला गया कि कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य भारत में करेगी। एक तरह से इस एक्ट ने इन्हें ये अधिकार दिया कि आप भारत में प्रशासनिक कार्य भी देख सकते हैं और राजनीतिक कार्य भी देख सकते हैं। और वो व्यापारिक कार्य तो देख ही रहे थे, ये मत भूलिएगा आप, वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य क्या हो रहा था? राजनीतिक और प्रशासनिक भी। और इनकी सहायता के लिए एक बंगाल के गवर्नर जनरल को पद दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तथा उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक गवर्नर जनरल थे प्लस उनकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्य, और ये 4 और 1 मिला करके 5 विधायिका का भी कार्य करते थे। विधायिका। आइए तीसरी, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा 1773 का एक्ट। और किस वर्ष पूछेगा तो वो 1774 होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तीसरी चीज़ है, ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, तथा शासन चलाने और नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। ये गलत है, आप इसे काट दीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे 1773 के एक्ट से। ठीक है, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? वो भारत के व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों कार्य देखते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?